स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। चर्चा हो रही थी कक्षा 11 के इतिहास विषय पर और मुद्दा था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक ऐसा जीवंत शहर जिसके अवशेष आज से 7000 वर्ष पूर्व मिलना प्रारंभ हो गए थे। इतनी पुरानी सभ्यता संभवतः विश्व के सबसे पुरानी सभ्यताओं में शुमार। और इसके 4 मुख्य शहर कौन से? मारी, उरुक, बेबीलोनिया। उरुक के बारे में हमने पहले चर्चा कर रही थी, अब बारी है मारी की। मारी करीब 2000 वर्ष पूर्व इस सभ्यता के शहर का जन्म हुआ। 2000 ईसा पूर्व। तो देखिए आज से 4000 साल पहले इसका जन्म हुआ और ये था एक शाही राजधानी। अब कैसे ये शाही राजधानी के अस्तित्व में आया तो जानते हैं इसके बारे में। बच्चों क्या था कि मुख्य संपदा लोगों की थी पशुपालन। पशुपालन क्या था इसके बारे में जानते हैं। एक आदि मानव होमो सैपियंस अपने पेड़ों पर रहा करता था, जंगली जीवन जंगली जानवरों में अपना निर्वहन किया करता था। तो क्या हुआ, उसने कुछ जानवरों को अपने पास रखना शुरू कर दिया। शुरुआत में दिक्कत आई, उनके पास रहते नहीं थे, भाग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी और समय के लंबे अंतराल के बाद उन्होंने इन्हें प्रशिक्षण दिया और अपने पास रहने के लायक बना लिया या उनको ऐसा अनुकूल माहौल दिया कि वो उनके पास रहने लग गए। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से कुछ लोग पशुपालक या गडरिये इस तरह की श्रेणी में आने लग गए और ये लोग थे खाना बदोश। खाना बदोश का तात्पर्य है कि एक जगह टिक कर नहीं बैठते थे, हमेशा घूमते फिरते रहते थे। अब घूमते घूमते उन्हें कोई जगह मिल गई, मंदिर मिल गया, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर मिल गया तो उसको बड़ा किया, उन्होंने बनाया उसको और वहां पर अपना राज करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि कुछ लोगों को बाहर से लाते थे गुलाम बनाकर या जैसे भी, उनको उस शहर में लाकर बसा दिया। ठीक है, फिर इधर से कुछ और लोगों को लाए, बसा दिया। अब था क्या सिस्टम की, कुछ व्यापार था। यहां से लोग आए, कुछ सामान देने के लिए रख दिए यहाँ पर, उधर से लोग आए, कुछ सामान देने के लिए यहाँ पर रख दिया। हमेशा इनका ये आना जाना लगा रहता था। तो इन्होंने क्या सोचा कि इस आने जाने को मुक्त कर दें, कि भाई क्या रखे आपके गांव में, यहाँ पर आकर बस जाओ। तो इस तरह से इन्होंने एक शहर को बसाना शुरू कर दिया और ये शहर बसाया था मुख्यतः पशुपालकों ने लगभग 2000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से 4 लाख वर्ष पूर्व। और इसकी जो नदी थी, जिस नदी पर यह बसा था, वो थी फरात नदी। महान मेसोपोटामिया घाटी सभ्यता की फरात नदी के बारे में आज हम जानेंगे। अब ये थे और एक थे कृषक। कृषक जो खेती करते हैं। मुख्यतः यहाँ पर 2 समुदाय थे, पशुचारक जिसे अपने गडरिये भी कहते हैं इसमें है, और कृषक। और इन्हीं से एक अन्य वर्ग जो व्यापारी वर्ग था उसका प्रादुर्भाव हुआ। कृषक लिखाई। तो क्या हुआ कि इनको एक दूसरे से मतलब था। मतलब कैसा कि कृषक इनसे कुछ उत्पाद लेते थे, जैसे कि पनीर हो गया, दूध हो गया, पशु चर्बी होगी, खाल हो गई, ठीक है ना, खाल से बूट बनाएंगे, लेदर वाले बूट, ठीक है ना। उसके अलावा मीट हो गया, है ना, मांस हो गया, जैसे खाने पीने के लिए किसान भी खाते होंगे मांस, मुझ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये इसके अलावा कुछ ऊन हो गई, जैसे गडरियों के पास बैठे हैं तो ऊन, सर्दी से बचाव के लिए कुछ कपड़े बनाने हैं, ठीक है। दूध हो गया, दूध तो अपने बात हो ही गई। तो इस तरह की चीजों का उपयोग ये किया करते थे, कृषक इनसे लेते थे। और पशुचारक इनसे अनाज हो गया, धान हो गया, सब्जियां होगी, इस प्रकार की चीजें, ये खाने पीने की कुछ चीजें, या मस्टर्ड है, कपास, ठीक है ना, कपास का उत्पादन करते थे, वो भी कपड़ों को बनाने में सहायक था। तो इस तरह की चीजों का वो आदान प्रदान किया करते थे। लेकिन पशुचारक थे वो सिर्फ दादागिरी करने वाले, क्योंकि पशुचारकों का दिमाग खाली था, उनके पास समय था, कृषकों के पास उतना समय नहीं था। तो सबसे पहले अपने जानते हैं कृषि क्रांति कैसे हुई। आज से 10,000 साल पहले, माफ कीजिए 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 12,000 साल पहले मनुष्य जब पेड़ों से स्थानांतरित होकर मैदानों की तरफ आ चुका था, तब उसने महसूस किया कि उसको कुछ और चीजों की जरूरत है अपने भरण पोषण के लिए। तो ये चीजें कौन सी थी?
ये थी मुख्यतः उसके खाने के लिए अनाज। देखिए मनुष्य ने कई साल रिसर्च करके अपने कुछ पीढ़ी दर पीढ़ियों से ये हिसाब लगाया कि कुछ खास अनाज हैं जो खास क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है ना। ये कुछ खाने में स्वादिष्ट है, इनको पचाना आसान है, तो इनको किस सीजन में उगाना है, कैसे मौसम में उगाना है, कैसे उसका अनुकूल माहौल है, उन्हें पता लग गया। तो उन्होंने इस अनाज को, इन बीजों को उगाना शुरू कर दिया और कृषि क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन ये यहीं पर नहीं रुका, धीरे धीरे उन्होंने ये महसूस किया कि कृषि क्रांति को थोड़ा आगे लेके जाएं। कैसे कि वो बीजों को उनकी निराई गुड़ाई आदि करना शुरू कर दिया ताकि बेहतर परिणाम मिले, ताकि उत्पादन बढ़े। इसके कारण क्या हुआ कि उनका खेती में समय अधिक लगने लगा। पहले का वो होमो सेपियंस जो सिर्फ मांस खाता था, सिर्फ मांस भक्षी था, उसको कोई मतलब नहीं था कि मुझे कल क्या मिलेगा, परसों क्या मिलेगा, आज खाना खाया और निश्चित होकर सो लिया। लेकिन किसान इससे थोड़ा सा बदल गया था। उसे हालांकि उसके पास आने वाले 1 या 2 साल का स्टॉक भंडारण होगा, लेकिन फिर भी उसको इस बात की चिंता थी कि मैं 6 महीने तक इसी जमीन में रहना है, यहाँ पर खेती करनी है, अगले साल क्या मुझे बीजना है ना। इससे पहले जो पशुचारक के रूप में था किसान, एक मनुष्य है, या फिर एक खाना प्रदोष के रूप में जिसके पास कोई रहने के लिए घर नहीं था, तो वो इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन जब वो किसान बना तो उसको उस खास भूमि पर खेती करने के लिए स्थायी बस्तियां बनानी पड़ी। तो क्या इसका परिणाम बेहतर अच्छा था या बुरा था? देखिए आज का जो समाज है, हम इतनी आधुनिक समय में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। हमने खेती शुरू की, उससे कुछ और उत्पाद में, इस तरह से ये बढ़ता गया। लेकिन जो आदि मानव था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। होमो सेपियंस जो आज से 12-13 हजार साल पहले था, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ खाना पीना और मस्ती करना, सो जाना। लेकिन आधुनिक कृषि को थोड़ी चिंताएं बढ़ने लगी। तो क्या ये लाभदायक था? खास बात कि हम मांस भक्षी थे, जो हमारे पूर्वज थे मांस भक्षी थे, वो बहुत सी चीजें खाते थे, बहुत से अन्य प्रकार खाते थे, बहुत से मांस खाते थे, है ना। लेकिन आज का अन्न उसमें शायद 2 या 3% उसका हिस्सा रहा होगा। ऐसे वो दसियों चीजें और भी खाते थे। तो अगर पृथ्वी से अन्न विलुप्त हो जाता या कोई एक प्रकार की प्रजाति खत्म हो जाती, तो उसके भोजन में या उनके पोषक तत्वों में कोई खास अंतर नहीं आने वाला था। लेकिन आज के समय में एक कल्पना कीजिए आप बच्चों, आप कल्पना कीजिए कि यदि आपके भोजन में से अन्न यानी गेहूं और चावल ये खत्म कर दिया जाए, तो हमारे पास भोजन में क्या रह जाएगा? आज की हर चीज, चाहे वो बर्गर हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे पेस्ट्री हो, चाहे पेटीज हो, कुछ फास्ट फूड नूडल्स हो, चाहे हमारी चपाती हो, नान हो, किसी भी प्रकार का, चाहे दाल बाटी हो, कोई भी प्रकार का भोजन हो, अन्न के बिना लगभग उसकी कल्पना नहीं है, खास तौर से भारत में। यानी कि हम केवल एक फसल या एक स्पीसीज पर इतना अधिक निर्भर हो चुके हैं कि हम अपने पुराने समय की तुलना भी नहीं कर सकते। एक आदि मानव, एक होमो सैपियंस जो इतना आत्मनिर्भर था कि इतनी फसलों को खाता था, इतने मांस भक्षी, इतनी प्रजातियों का सेवन करता था, आज केवल अन्न पर निर्भर हो चुका है। एक अन्न खत्म हो जाए तो हमारी पूरी मानव जाति पर समस्या हो जाएगी। तो फिर क्यों मनुष्य ने इसको खत्म नहीं किया? तो इसको जानते हैं। देखिए जब मनुष्य खाना बदोश था, इधर उधर घूमता था, उसकी स्थायी बस्तियां नहीं थी, तो सामान्यतः उसके बच्चों में 3-4 साल का गैप रहता था, क्योंकि बच्चों को उठाकर लेके जाना मुश्किल रहा होगा। तो बच्चों को क्या था कि इससे उनके बच्चे भी कम होते थे, या अगर हो जाते थे समय से पहले तो वो उनको मार देते थे। इस प्रकार की संभावनाएं थी। लेकिन जब वो एक स्थायी बस्तियां बढ़ाकर रहने लगा तो उनके बच्चों की तादाद बढ़ी, क्योंकि वो एक जगह रहेंगे, ठीक है ना, तो बच्चों के मरने के चांस भी खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात क्या था कि पुराने समय में जब मनुष्य खेती नहीं करता था, कृषि से जुड़ा हुआ नहीं था, उस समय वो अपनी माताओं का स्तनपान लंबे समय तक करता था। यानी कि अपनी माता का जो दूध था वो 1, 2, 3, 4, 5 साल तक पीता था। लेकिन कृषि होने क्रांति आने के बाद माता भी अपने बच्चे से पीछा छुड़ाने लगी। 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसको कुछ दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीजें देने लगी वो। यानी कि उसकी निर्भरता कृषि के साथ और बढ़ती गई। अब देखिए बच्चों, एक खास क्षेत्र है जब कृषि क्रांति नहीं आई है,
उससे पहले का क्षेत्र है, तो उसमें कुछ 100 लोग मानो रहते हैं कुछ एरिया में, तो उनके खाने पीने के लिए वहां पर कुछ पूरा इंतजाम है। लेकिन अगर वो 150 हो गए तो संभवतः हो सकता है कि वहां पर खाने पीने के लाले पड़ जाएं, तो वो 50 लोग विस्थापन कर देंगे, माइग्रेट कर देंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। लेकिन खेती में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने वहां पर कुछ खास अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह खेती हो जाएगी। जहां पर उर्वर मैदान है, उर्वरता युक्त मैदान है, जलोढ़ मैदान है, वहीं पर खेती होगी। तो उस मैदानों में 100 से अगर 120 लोगों का अब भरण पोषण होने लग गया, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है, तो अगर वो पुनः पीछे की स्टेज में लौटेंगे, अगर कृषि करना छोड़कर अपनी वो खाना बदोश जिंदगी में लौटना भी चाहें, तो ये 20 लोगों की उदर पूर्ति कैसे होगी। और दूसरी बात, ये विकास क्रमबद्ध हुआ था, कुछ पीढ़ियां, कुछ 5, 7, 10, 20 पीढ़ियां इसमें लगी होंगी, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपना पीछे वाला समय भूल गए हों। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कृषि क्रांति इतनी बेहतर है? तो बच्चों हम इस पर विचार करते हैं कि एक चीन का केस लीजिए। चीन, तो चीन के किसी प्रांत में एक छोटी सी बच्ची की मौत हो गई। किसके कारण? क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अब मांस भक्षी तो हैं, लेकिन उनकी निर्भरता थी खेती पर। एक छोटा बच्चा मान लो खेती के अलावा कुछ और ना खा पाए, क्योंकि उसका पाचन सिस्टम इस तरह का हो चुका है कि वो कच्चा मांस नहीं खा सकता। खेती थी नहीं, कुछ फसल का नुकसान हो गया, चाहे प्राकृतिक आपदा आ गई, जो भी आ गया। हालांकि पुराने समय में जब मनुष्य केवल मांस भक्षी था, कृषि क्रांति नहीं आई थी, उस समय चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कितना भी बाढ़ आ जाए, फसल खराब हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं, अगले दिन भोजन मिल ही जाएगा, अगले दिन ना मिला तो और अगले दिन। लेकिन आज का किसान कितना चिंतित है, उसको 4 महीने 5 महीने का फिक्र है कि अगर फसल आ गई तो 5 महीने मेरे व्यर्थ, उसकी मेहनत जाया हो जाती है ना। अगर ओलावृष्टि हो गई, टिड्डी दल का हमला हो गया, तो उसकी 4-5 महीने की मेहनत व्यर्थ। लेकिन मांस भक्षी के साथ ऐसा नहीं था। अब दोबारा आते हैं चीन पर। चीन पर एक छोटी सी बालिका 3 वर्ष की, जिसकी मौत हो गई क्योंकि कुपोषण के कारण, या उसको अन्न नहीं मिला, या भूखमरी के कारण वो मर गई। तो क्या वो ये कहेगी कि मैं एक क्रमबद्ध विकास का हिस्सा हूं? 2 साल बाद इसी कृषि क्रांति के फलस्वरूप, इसी के विकास के कारण मनुष्य बहुत ज्यादा विकास कर लेगा, तरक्की कर लेगा, बहुआयामों को प्राप्त करेगा। क्या वो इसके लिए खुद को मारना बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो हम पुनः अपने उस टॉपिक पर आते हैं कि जो कृषि क्रांति के बाद पशुचारक और एक कृषक समाज बन चुका था, तो एक दूसरे के साथ ये व्यापार कर रहे थे। ये इनको खेती का सामान देते, कुछ खेती के उत्पाद, खाने वाली चीजें, ये इनको पशुओं के उत्पाद, चाहे वो घी हो, चाहे दही हो, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे पेड़ों के बाल हो जो ऊन के बनाने के काम आएंगे, चाहे कुछ भी हो, मांस हो, चमड़ा हो, है ना, वो इनको देते थे। अच्छा चल रहा था इनका। लेकिन पशुचारक समाज कृषकों पर भारी था, क्योंकि कृषक, एक तो उनको टाइम नहीं है, फसल बीजनी है, ठीक है ना, निराई गुड़ाई, अतिरिक्त समय, अतिरिक्त हाथ लगने लग गए हैं उनको, ठीक है, समय बिल्कुल नहीं है। पशुचारक थोड़े से फ्री हैं, ठीक है ना, तो वो इधर उधर घूमते हैं, घाट घाट का पानी पिए, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है। तो उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। कैसे? मंदिरों में राज करना शुरू किया, मंदिरों के आसपास स्ट्रक्चर बनाई, वहां पर रहने लगे। चीजों का बंटवारा केवल पशुचारकों के द्वारा किया जाने लगा। इससे उनकी स्थिति थी वो अपग्रेड हो गई, ऊपर आ गई। तो इसी के क्रम में बच्चों क्या हुआ कि हमें कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं कि वो जो खाना बदोश लोग थे, उनकी मुख्यतः 4 जातियां थी। अब ये 4 जातियां कौन कौन सी थी, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो थी असीरियाई, दूसरी आर्मीनियम, सीरियाई, हाँ बिल्कुल, असीरियाई वही है जो उत्तरी मेसोपोटामिया सभ्यता में एक क्षेत्र था, इसको अपने असीरिया क्षेत्र से जानते थे। इसके अलावा एमोराइट और अकद्दी, एमोराइट
और अकद्दी। अकद्दी वही है जो दक्षिणी मेसोपोटामिया के कुछ नगर थे, ठीक है बच्चों। और जो सामान्यतः राजा था वो थे एमोराइट, जो पशुचारक समाज से था, ये दादागिरी करते थे लोगों पर, अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और धीरे धीरे इन्होंने ये राज्य अपने आप को बड़ा करते गए। जैसे कि खाना बदोश होने के कारण, इधर उधर घूमने के कारण वो बहुत सी जगहों पर जाते और वहां के लोगों को श्रमिक के तौर पर लेकर आते कि आइए, उस जगह पर खेती कृषि हो रही है, वहां पर कुछ लोगों की जरूरत है, तो आइए। और उन्हीं श्रमिकों को वो भाड़े के सैनिक बना लेते। इसी तरह से उन्होंने अपने साम्राज्यों को खड़ा किया। साम्राज्य जो सामान्य से शुरुआत में देवालय या मंदिरों में चलाए जाते और धीरे धीरे उन्होंने अपने महलों का निर्माण कर लिया। अब हमें क्या पता लगे कि कोई बंदा राजा है? कुछ ऐसे भित्ति चित्र, कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं जिसमें कुछ पशुचारक दिखाई दे रहे हैं जो सामान्य से अलग वेशभूषा में, सुंदर वेशभूषा में दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने आभूषण, कुछ मणिकाएं, कुछ बढ़िया बढ़िया अंगूठियां, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया ताज पहने हुए हैं। इससे पता लग रहा है कि वो कॉमन पीपल हैं, जो आम लोग हैं, उनसे कुछ भिन्न हैं। तो संभवतः वो वहां के राजा रहे होंगे। और राजा कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वो वहां की जातियों के साथ मिश्रण करके वहां पर उन्होंने एक नए रूप में राज्य का निर्माण कर लिया था, नई प्रजातियों का निर्माण कर लिया था। अब 1810 से 1760 ईसा पूर्व एक जिमरिम नाम का राजा था। ये चलना कैसे क्या संभवतः इसमें शाही खत्म हो गई है। तो ये जिमरलिम नाम का एक राजा था। तो मिटो दे। इसका कुछ हमें मालूम चला है कि एक सीरिया से राजा आया, उसने इसकी प्रशंसा सुनी कि यहाँ पर अच्छा राजपाट है, अच्छे महल है, तो इन महलों को देखने के लिए आया। और उस महलों का वर्णन भी किया गया है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसे रिकंस्ट्रक्ट भी किया है, उसको बनाकर देखा है कि किस प्रकार के ये महल थे। तो बच्चों क्या लिखा है कि वहां पर सुंदर बालकोनियां, सुंदर झरोखे आदि देखने को मिले हैं, सुंदर पत्तीकारी और सुंदर नक्काशी के नमूने देखने को मिले हैं। तो ये सीरिया राजा आया, अपने साथ एक दो चमचों को भी लेकर आया, ठीक है, महल को घूमा। और ये आया था इस राजा के आमंत्रण पर, ठीक है ना बच्चों। ये वहां पर राजा आया, तो वहां पर बच्चों क्या था कि राजमहल था। राजमहल में लगभग 260 कमरे थे और कमरे बड़े बड़े कमरे। महल का केवल एक ही प्रवेश द्वार था और महल का जो क्षेत्रफल था वो लगभग था 2.4 हेक्टेयर। काफी बड़ा महल था, ठीक है ना। अगर कुछ क्षेत्र, हालांकि बिल्कुल वैसा नहीं होगा, तो अगर लंबाई चौड़ाई की बात करनी हो तो लगभग 100 मीटर लंबा और 240 मीटर चौड़ा, इस तरह का क्षेत्रफल रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल ये माप नहीं थी उसकी, मैंने आपको क्षेत्र मापने के लिए, एक आइडिया रखने के लिए कितना बड़ा महल रहा होगा बताया है आपको। तो देखिए अब इसमें कुछ और भी है कि एक हॉल था, उसका नंबर था 106 नंबर। तो वहां पर ये सभी बैठकर भोजन करते होंगे, बतियाते होंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करते होंगे, इधर उधर फेंकते होंगे। तो इस तरह से हमारे पास उल्लेख मिला है। और इसके अलावा 131 नंबर था जो कमरा, वो एक खुला प्रांगण था। ठीक है बच्चों, 131 के अलावा एक अन्य कमरा था जो था 132 नंबर था, जो वहां पर राजा अपने अतिथियों से मिलता था, अतिथियों को रखता था, भेंट होती, वार्तालाप होती, रणनीतियां बनती, ठीक है ना, इस तरह से कुछ बातें थी। उनके पास सेना कैसी थी? सेना उनके पास कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन वहां उनको एक भय हमेशा डराता रहता था कि कोई बाहर का बंदा आ जाएगा, हम पर हमला कर लेगा। तो इसके लिए उन्होंने कुछ गुप्तचर प्रणाली भी रखी हुई थी, कुछ मैसेंजर थे। एक उल्लेख मिलता है कि एक मैसेंजर है, तो उसने क्या देखा है कि कुछ पशुचारक हैं। देखिए, क्रांति करेंगे पशुचारक, राजा को हड़पेंगे पशुचारक, क्योंकि वो भी पशुचारक ही हैं जो इस समय राजा बने बैठे हैं।
तो एक पशुचारक दूसरे पशुचारक को आग के माध्यम से कुछ संकेत भेज रहा है कहीं जाने के लिए। ऐसा वर्णन किया है एक मैसेंजर ने या एक दूत ने राजा के पास, भाई साहब 2 बंदे स्कीम कर रहे हैं पत्ता गिराने के लिए। तो इस तरह से रही होंगी बातें कि कुछ खराब करने लगे होंगे लोग। अब देखिए ये जो क्षेत्र था यहाँ पर कुछ खास औजार भी नहीं थे, कुछ खाने भी नहीं थी, क्योंकि जो यहाँ के औजार थे, चाहे तांबे के बने हुए औजार हों या कोई भी औजार हो जो चाहे कृषि काम आ रहे हैं किसी और काम के, उनको बाहर से आयात करते थे। कृषि थी लेकिन इतनी अधिक नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कोई इतनी ज्यादा फर्टाइल या उर्वरा भूमि नहीं थी, उर्वरक भूमि या खेती के लायक उपजाऊ भूमि नहीं थी, तो सामान सारा बाहर से आयात था। तो इसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती होगी? सबसे पहली बात है व्यापार। यहाँ के लोग व्यापारी थे, बाहर से सामान लाते, मेहनत करते, उसका उत्पादन करते, उसका रूप बदल कर, जैसे कोई स्टोन था, पत्थर था, उसको लेकर आते, उसको तराश कर मूर्तियां बनाते, ठीक है ना। इस प्रकार से कुछ चलन रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। अब दूसरी बात, इनकी स्थिति काफी अच्छी थी। स्थिति का मतलब इनका जो इनका राज्य था, जो इनका शहर था, एक खास जगह पर बना हुआ था। तो ये क्या करते थे, चुंगी लेते थे। चुंगी कैसे, कोई ये सामान लेकर इधर जा रहा है बंदा, तो रोक लेंगे, भाई साहब रुकिए, बैरिकेड्स लगा दिए, जितना सामान है उसके मूल्य का 1/10 हमें दे दीजिए। यानी कि अगर कोई 500 रुपए की चीज लेकर जा रहे हैं तो भाई साहब 50 रुपए की पर्ची कटेगी, तो पर्ची काट लेते। हालांकि कागज नहीं था तो सीधे कोई धन या उसके मूल्य के बराबर कोई चीज लेते होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार इधर से, जैसे एक आपको तुलना बताऊं कि बीकानेर कुछ ऐसी जगह थी जहां पर न तो कृषि थी, ना संसाधन थे, ना वहां पर कोई इंडस्ट्री या कोई उद्योग थे। तो फिर वहां की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? देखिए बीकानेर तो को कहते थे रात्रि घाटी, कि वहां राजस्थान के मारवाड़, मेवाड़, जयपुर से मुल्तान या पाकिस्तान के जो आज के क्षेत्र हैं, वहां पर जाने के लिए मार्ग था बीकानेर से होकर, और बीकानेर को कहते थे रात्रि घाटी, क्योंकि वहां पर लोग रात्रि विश्राम करते थे। इसके अलावा आने जाने वाले लोगों पर वहां पर टैक्स लिया जाता था। तो मुख्य जरिया राजस्व का टैक्स था, जैसा कि मेसोपोटामिया के मारी नगर में था। अब अगली बात कि समाज में कैसा भेदभाव विद्यमान था। तो बच्चों इस पर चर्चा करेंगे कि भेदभाव वास्तव में था या नहीं था। कि कुछ हमें ऐसे संकेत मिले हैं कि वहां पर कुछ खास नियम कायदे थे। कैसे कि एक व्यक्ति को अंधा कर दिया। अब वहां पर समाज बटा हुआ था, ऊंचा वर्ग, नीचा वर्ग। अगर श्रेष्ठ वर्ग के किसी व्यक्ति को किसी तुच्छ वर्ग के या तथाकथित नीचे वर्ग के किसी लोग ने अंधा कर दिया, उसको उसके आंख में कुछ बांट दिया ऐसे, तो उसको क्या दंड मिलेगा? तो उसको 5 चांदी के सिक्के या 3 चांदी के सिक्के, इस तरह से दंड, ठीक है। अगर किसी राजा की पत्नी को किसी आम लोग ने मार दिया तो मौत के बदले मौत। लेकिन यदि किसी राजा की पुत्री को किसी गडरिये की पुत्री को किसी राजा ने मार दिया, तो राजा क्या करेगा? उसकी मौत नहीं होगी, उसको कुछ खास 20-30 चांदी के सिक्के जो उस मौत के बराबर मूल्य के हों वो दे दिए जाएंगे। यदि किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की पुत्री को मार दिया या उसकी पत्नी को मार दिया, तो फिर उसकी भी पुत्री को मारा जाएगा, उसको नहीं मारा जाएगा। तो सामान्यतः जो पुत्रियां थी, जो परिवार के लोग थे, उनको भी उनकी संपदा में, उनकी संपत्ति में शामिल किया जाता था। इस प्रकार की मेसोपोटामिया सभ्यता का इतिहास रहा था। अब अगला इसमें कुछ जिक्र मिला है, एक देश है साइप्रस। साइप्रस का एक द्वीप है अलाशिया। साइप्रस यूरोप का शहर है, काफी देश है, काफी अच्छा देश है, घूमने वाला है। तो अलाशिया के कुछ लोग मेसोपोटामिया की मारी शहर, इसके राजभवन, इसकी चकाचौंध से इतने आकर्षित हुए कि वो यहाँ पर आकर इसका मुआयना किया और अपने ग्रंथों में, अपने क्षेत्र में जाकर इसका उल्लेख भी किया है। और इसका उल्लेख मारी की सभ्यता में भी हमें मिलता है। इस प्रकार से ये मारी का शासन था। मारी के शासन में
और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कुछ औजार। ठीक है बच्चों। व्यापार, व्यापार था इनका मुख्यतः फरात नदी से, और व्यापार के लिए कुछ ये तो था नहीं कि एरोप्लेन था, बस थी सामान्यतः व्यापार किया जाता था शिप या नावों की मदद से। तो एक नाव में लगभग 300 पौवे रखने का उल्लेख मिला है। पौवे जिसमें शराब भरकर लेकर जाते थे। तो हमें ये पता है कि मारी के लोग बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, तो वो शराब का उत्पादन करते थे और उसको बेचने के लिए वो बाहर के शहरों में जाया करते थे। इस प्रकार के हमें उल्लेख मिलते हैं। समाज में भेदभाव था, ठीक है। असूल जो थे, नियम थे, हर एक बंदे के लिए अलग थे। श्रेष्ठ कहे जाने वाले समाज में अलग नियम थे, और निम्न वर्ग या तुच्छ वर्ग या तथाकथित नीची जनजातियों के लिए नियम थे, अलग थे। लेकिन सजा का प्रावधान हर जगह था। जो घर के पशु थे, घर की चीजें थी, घर के मेंबर थे, वो एक मुखिया की संपदा थे, ना कि उसके परिवार के मेंबर थे, ठीक है ना। और उनकी कीमत राज्य के द्वारा निर्धारित की जाती थी। इस प्रकार के हमें उल्लेख मिले हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही। अगले लेक्चर में एक और लेक्चर आएगा और उसके बाद हम इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।